बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरवाफियत से होंगे। शाह रंगीला पार्ट 18। बड़ा पुजारी और पंडित चोनी लाल फिर मंदिर की इमारत में दाखिल हुआ। थोड़ी देर बाद फिर वो मंदिर की इमारत से निकलकर सहन में आया। उस मौके पर उसके साथ कुछ देवदासियां थी। मंदिर की उन देवदासियों को लेकर चोनी लाल मंदिर की इमारत से निकला। उन देवदासियों में से एक ने अपनी बगल में एक गठड़ी भी दबा रखी थी। बहरहाल चोनी लाल उन देवदासियों को लेकर जोधपुर के राजमहल की तरफ चल दिया। फिर वो थोड़ी देर बाद बड़े बड़े मनकों की माला झपता हुआ देवदासियों के साथ राजमहल में दाखिल हुआ था। राजमहल के मुहाफिजों में जो भी उसे देखता कमर को झुकाकर खम देकर दोनों हाथ जोड़ते हुए उसे ताजीम देता था। इस तरह एक शान के साथ चोनी लाल देवदासियों के साथ राजमहल में दाखिल हुआ। उसके आने की खबर ख्वाजा सराव ने रानी बिशन देवी और पार्वती को कर दी और वो दोनों माँ बेटी महल के सामने बरामदे के मुदव्वर सतूनों के पास आ खड़ी हुई थी। दोनों माँ बेटी ने हाथ जोड़ते हुए पंडित चोनी लाल को ताजीम दी। चोनी लाल उनके पास आया, फिर बड़ी राजदारी में दोनों की तरफ देखते हुए कहने लगा, बच्चियों मेरे साथ आओ। तुम दोनों माँ बेटी से मैं एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। बिशन देवी और पार्वती दोनों फिक्रमंदी का इजहार करते हुए चोनी लाल के साथ होली थी। महल के अंदर जो कमरा पार्वती की ख्वाबगाह के तौर पर इस्तेमाल होता था, उस कमरे के दरवाजे पर आकर चोनी लाल रुक गया। हाथ के इशारे से सारी देवदासियों को उसने वहीं रुकने के लिए कहा। खुद बिशन देवी और पार्वती के साथ उस कमरे में दाखिल हुआ। एक तरफ जो नशिस्तें लगी हुई थी, तीनों वहां जाकर बैठ गए। उस मौके पर रानी बिशन देवी ने चोनी लाल की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, महाराज, हमसे कोई गलती कोई खता हुई जिसकी बिना पर आप हमसे बाजपुर्स करने के लिए आए हैं। बिशन देवी के उन अल्फाज पर चोनी लाल के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। कहने लगा, ये बात नहीं, हम तो आपके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं और वो खुशखबरी ये है कि वो शहाबुद्दीन जिसके साथ पार्वती का रिश्ता तय हो गया था, वो जोधपुर में दाखिल हो चुका है और पार्वती को लेने आया है। अपना आप छुपाने के लिए उसने खाना बदोश बीकानेरियों जैसा लिबास पहन रखा है और मुंह पर कालक मल रखी है। गो उसने मुझे बताया नहीं कि चेहरे पर उसने कालक मल रखी है, लेकिन ये काम उसने अधूरा ही किया है, इसलिए कि चेहरे पर तो कालक लगा ली लेकिन हाथों और बाजुओं पर शायद कालक लगाना भूल गया था। इस बिना पर मैंने जान लिया था कि चेहरे पर अपना आप छुपाने के लिए उसने कालक मली हुई है। वो मेरे मंदिर की एक खोली में बैठा इंतजार कर रहा है। अब बताओ तुम दोनों माँ बेटी क्या कहती हो। चोनी लाल से ये अल्फाज सुनकर बिशन देवी और पार्वती की खुशी की कोई इंतहा ना थी। पार्वती ऐसी खुश हुई थी जैसे अभी वो अपनी जगह पर उछल खड़ी होगी, बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कमरे से भाग खड़ी होगी। उस मौके पर बिशन देवी चोनी लाल को मुखातिब करके कहने लगी, आप जल्दी करें, हम दोनों माँ बेटी को उसके पास लेकर चलें। मैं चाहती हूं कि वो किसी न किसी तरीके से फौरन, अगर हम दोनों को नहीं तो कम से कम मेरी बेटी पार्वती को यहां से लेकर चला जाए। जवाब में चोनी लाल ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, जल्दबाजी से काम ना लो, जल्दबाजी से काम उलट हो जाता है। बिशन देवी, तुम महल के अंदर ही रहो। तुम भी महल से बाहर निकलोगी तो साजिश का पता चल जाएगा और मुझे साजिश का सरगना करार देकर काबिले गिरफ्त समझ लिया जाएगा। मैं देवदासियों को अपने साथ इसलिए लेकर आया हूं कि इन देवदासियों के साथ मैं पार्वती को अपने साथ राजमहल से निकाल ले जाऊंगा। मैं देवदासियों का एक फालतू लिबास भी साथ लेकर आया हूं। मैं चाहता हूं वो लिबास पार्वती पहन ले। जरूरत का जो भी सामान वो अपने साथ ले जाना चाहती है उसकी गठड़ी बना ले और फिर इन्हीं देवदासियों के साथ मैं उसे राजमहल से निकाल कर ले जाता हूं। ये शाम तक उस खोली में शहाबुद्दीन के साथ रहेगी, इसलिए कि शहाबुद्दीन खाना बदोश बीकानेरियों के लिबास में जोधपुर में दाखिल हुआ है। उसने कहीं शहर से बाहर सराय में कयाम कर रखा है। शाम को बीकानेरी कामकाज करने के बाद शहर से बाहर निकलते हैं और दोनों उन्हीं के साथ शहर से बाहर निकलेंगे। शहाबुद्दीन उसे सराय में ले जाएगा और सराय में जाकर वो दोनों वहां से कूच कर जाएंगे। बिशन देवी, आपका काम यह होगा कि रात बिल्कुल आराम और सुकून से गुजारना। सुबह जब काफी दिन चढ़ाए तब राजमहल के अंदर शोर करना शुरू कर देना कि राजकुमारी पार्वती कहाँ चली गई है। पहले उसे जोर जोर से आवाजें देना, पुकारना। जब ये ना मिले तो राजमहल के मुख्तलिफ मुहाफिजों को इधर उधर भिजवाना। किसी को राज मंदिर भिजवा देना, किसी को दूसरी जगहों की तरफ रवाना करना और सबको हुक्म देना कि राजकुमारी पार्वती को तलाश करें। मुझे उम्मीद है कि इतनी देर तक शहाबुद्दीन और पार्वती इस कदर लंबी मुसाफत तय कर चुके होंगे कि अगर कोई उनके ताक़ुब में निकले तो उन्हें नहीं बल्कि उनकी गर्द को भी ना पा सके। अब बोलो तुम दोनों माँ बेटी क्या कहती हो।
पंडित के खामोश होने पर बिशन देवी खुशी का इजहार करते हुए कहने लगी, काश मैं भी अपने बेटे शहाबुद्दीन से मिल सकती, क्योंकि हालात ऐसे हैं, लिहाजा मैं आपकी तजवीज के मुताबिक राजमहल ही में रहती हूँ। आप देवदासियों का लिबास पहनाकर पार्वती को अपने साथ ले जाएं। इस पर चोनीलाल बाहर निकला, एक देवदासी से गठड़ी लेकर अंदर आया और गठड़ी पार्वती की गोद में रखते हुए कहने लगा, मेरी बच्ची, ये देवदासी का लिबास है, पहन लो। यहां से अगर तुम कोई चीज ले जाना चाहती हो तो समेट लो और तैयार हो जाओ। मैं इतनी देर तक महल के बरामदे में इधर उधर चहलकदमी करता हूं। उसके साथ ही चोनीलाल उस कमरे से निकल गया था। अपनी ख्वाबगाह में पार्वती ने जल्दी जल्दी देवदासियों का लिबास पहन लिया। इतनी देर तक उसकी मां ने उसके कपड़ों की गठड़ी के अलावा नकदी और जवाहरात की थैलियां भी उसकी गठड़ी में रख दी थी। फिर बिशन देवी बरामदे में आई और सर के इशारे से पार्वती के तैयार होने की खबर दी। उस इत्तला पर बड़ा पंडित चोनीलाल खुश हो गया था। दोबारा पार्वती की ख्वाबगाह में आया, पार्वती को लेकर निकला। बिशन देवी को हाथ के इशारे से उसने कमरे के अंदर ही रहने को कहा। फिर उन देवदासियों के अंदर चोनीलाल पार्वती को लेकर महल से बाहर निकल गया। चोनीलाल सारी देवदासियों को लेकर राज मंदिर में दाखिल हुआ। उनमें पार्वती भी शामिल थी। मंदिर के एक इहाते में आकर चोनीलाल रुक गया, हाथ के इशारे से पार्वती को करीब बुलाया और अपना मुंह उसके कान के करीब ले जाते हुए उसे कहने लगा, बच्ची, दाएं जानिब जो देवदासियों की खोलियां बनी हुई हैं, उनमें दाएं तरफ से जो तीसरी खोली है तो उसमें चली जा, वहीं शहाबुद्दीन बैठा हुआ है। उसके बाद बुलंद आवाज में चोनीलाल ने सारी देवदासियों को अपनी अपनी खोलियों में जाने के लिए कह दिया था। इस पर सारी देवदासियां मंदिर के इहाते में दाएं जानिब जो खोलियां बनी हुई थी उनकी तरफ चली गई थी। जिस खोली की तरफ इशारा चोनीलाल ने किया था, पार्वती भी उस खोली की तरफ होली थी। पार्वती जब उस खोली में दाखिल हुई तो उसके अंदर मसहरी पर शहाबुद्दीन बैठा हुआ था। उसे देखकर पार्वती की खुशी की कोई इंतहा न थी। खोली में दाखिल होने के बाद उसने खोली का दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर तक अपनी जगह पर खड़ी होकर अजीब से अंदाज में शहाबुद्दीन की तरफ देखती रही। फिर पार्वती आगे बढ़ी, बड़े प्यारे अंदाज में शहाबुद्दीन के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए उसके करीब मसहरी पर बैठ गई। फिर बड़ी अपनायत से उसे मुखातिब करके कहने लगी, मेरा दिल कहता था कि कोई ना कोई आएगा जो मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। अक्सर मैं सोचती थी कि मुझे जोधपुर में तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। यहाँ आकर जो मेरी हालत हुई कुछ ना पूछे। अब मैं दिल्ली में तो इतने भरे घर और हवेली में रहती थी, यहाँ आकर मैं थी और माता, बस तन्हाई में दोनों माँ बेटी बैठी रहती थी। वक्त गुजरता ही नहीं था। माता भी कहती थी कि कोई ना कोई तुम्हें लेने जरूर आएगा। मेरा अपना दिल कहता था कि जोधपुर से मुझे कोई निकालेगा जरूर। फिर पार्वती के कहने पर शहाबुद्दीन ने वहां तक पहुंचने और उससे पहले खानदान के सारे अफराद की आपस में गुफ्तगू की तफसील पार्वती से कह दी थी। शहाबुद्दीन जब खामोश हुआ तब पार्वती बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगी, यहाँ तो खबरें आई थी कि सबकी शादियां हो गई हैं, क्या ये दुरुस्त है? और ये कि सब दिल्ली से दक्कन मुंतकिल हो गए हैं? शहाबुद्दीन पार्वती के उस मासूमाना अंदाज पर उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया, फिर कहने लगा, पार्वती, सबकी शादियां हो चुकी हैं। इबादुद्दीन, गोहरारा, माहुल मुल्क, शरफुद्दीन, कावर्द और अरुमा सब मियाँ बीवी की हैसियत से बहुत अच्छे दिन गुजार रहे हैं। चचा निजामुल मुल्क की ख्वाहिश थी कि हम सब उनके साथ दिल्ली से दक्कन मुंतकिल हो जाएं, लिहाजा उनका कहा मानते हुए अब हमने दिल्ली की बजाय दक्कन में रिहाइश इख्तियार कर ली है। मैं समझता हूँ दिल्ली की निस्बत वहाँ हम खानदान के ज्यादा अफराद हैं और वहाँ दिल्ली की निस्बत ज्यादा रौनक और चहल पहल है। उसके बाद पार्वती कुछ देर फर्दन फर्दन सबका हाल पूछती रही, फिर किसी कदर तफक्कुरात भरी आवाज में शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगी, अब ये बताएं कि हम दोनों यहाँ से निकलकर किधर का रुख करेंगे और कैसे दक्कन पहुंचेंगे। पार्वती, इस सिलसिले में तुम फिक्र मत करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पंडित चोनीलाल ने तुम्हें बता दिया होगा कि मैं ये खाना बदोश बीकानेरियों का लिबास पहनकर सुबह सवेरे उनके साथ ही शहर में दाखिल हुआ हूँ, इसलिए कि वो कामकाज के लिए शहर में दाखिल होते हैं, शाम को वापस जाते हैं। तुम भी उन जैसा लिबास पहन लेना जो मैं साथ लेकर आया हूँ। उन्हीं के अंदर रहते हुए शहर से बाहर निकल जाएंगे। मैं उनका जायजा ले चुका हूँ। जिस शाहरा के किनारे सराय में मैंने कयाम किया हुआ है, उसी शाहरा के बाएं जानिब उनकी आबादियां हैं। आबादी क्या है, कुछ सरकंडों के झोंपड़े हैं, कुछ कमान नुमा लकड़ियों पर खड़े हुए खेमे हैं, बस उन्हीं के अंदर इनकी रिहाइश है। वो अपने खेमों की तरफ चले जाएंगे, हम सराय का रुख करेंगे, लेकिन रास्ते में किसी मखसूस जगह रुककर दोनों अपने लिबास तब्दील कर लेंगे। उसके बाद सराय में दाखिल होने के बाद हम वहां रुकेंगे नहीं, कूच कर जाएंगे। प्यार और मोहब्बत से शहाबुद्दीन ने पार्वती की तरफ देखते हुए कहा था। शहाबुद्दीन के खामोश होने पर चाहत भरे अंदाज में पार्वती फिर पूछने लगी, आप अपने उसी घोड़े पर बैठकर आए हैं जो पहले आपके पास था या तब्दील कर लिया है? पार्वती, मेरा घोड़ा वही है।
सराय में आने के बाद मैंने 2 एहतियाती तदाबीर इख्तियार की थी। पहली ये कि मैंने तुम्हारे लिए एक घोड़ा खरीदा है, उसे मैं अपने घोड़े के साथ ही बांध कर आया हूँ। एहतियातन दोनों घोड़ों पर मैं जीने भी डाल कर आया हूँ। चूंकि तुम्हें यहाँ से निकालना खतरे से खाली नहीं था, लिहाजा मैं अपने साथ कुछ फालतू हथियार भी लेकर आया हूँ जो तुम्हारे दिफा में काम आ सकते हैं। लेकिन यहाँ आकर जो खबर मुझे चोनी लाल ने दी है, उसकी वजह से मुझे हौसला हुआ है कि तुम्हारा बाप इन दिनों जोधपुर में नहीं है, एक लश्कर लेकर दिल्ली की तरफ गया हुआ है। दिल्ली से भी एक लश्कर उसे मुहैया किया जाएगा और इस तरह दोनों लश्करों को लेकर वो गुजरात पर हमलावर होगा और गुजरात मेरे चचा निजामुल मुल्क से छीनने की कोशिश करेगा। पार्वती, मैं चाहता हूं कि मैं और तुम दक्कन की तरफ इस तेजी से सफर करें कि तुम्हारे पिता अजीत सिंह के गुजरात पहुंचने से पहले हम वहां पहुंच जाएं। अगर तुम्हारे पिता ने गैर जिम्मेदार वजीर खाने दौरा के कहने पर गुजरात पर हमलावर होने की हामी भर ली है, तो लाजमी बात है वो यहां से दिल्ली गया होगा और फिर दिल्ली से मुहैया किया जाने वाला लश्कर अपने साथ मिलाकर गुजरात का रुख करेगा। मेरे ख्याल में इतनी देर तक हम दोनों भी वहां पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ मेरे चचा निजामुल मुल्क को खबर हो गई होगी कि नए वजीर खाने दौरा ने गुजरात पर हमलावर होने के लिए अजीत सिंह को भेजा है, वो भी लश्कर लेकर गुजरात का रुख करेंगे। मैं चाहता हूं तुम्हारे पिता के वहां पहुंचने से पहले पहले हम दोनों चचा के लश्कर में जा शामिल हों। शहाबुद्दीन के खामोश होने पर पार्वती ने कुछ सोचा, फिर मिठास भरी आवाज में वो कह रही थी, शहाबुद्दीन, अगर ऐसा हो जाए तो मैं जानूंगी कि हम दोनों खुशकिस्मत हैं। मैं आपसे कहूंगी कि गो मैं जोधपुर में अपने पिता अपनी माता के साथ रहती हूँ, लेकिन यहाँ एक पल के लिए भी मेरा जी नहीं लगता था। अपने पिता के यहाँ से लश्कर लेकर दिल्ली की तरफ रवानगी के बाद कभी कभी मैं इरादा कर लेती थी कि राजमहल से भाग निकलूं और मैं भी दिल्ली का रुख करके आप लोगों की हवेली में जा दाखिल हूं, पर हालात को देखते हुए ऐसे इरादे मैं रोज बनाती थी और तोड़ देती थी। उसके साथ ही पार्वती अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसके ऐसा करने पर शहाबुद्दीन चौंका और पूछ लिया, अब तुम कहाँ जाने लगी हो? पार्वती ने दरवाजे का एक पट खोला ही था कि शहाबुद्दीन के पूछने पर मुड़ी और मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैं अपनी ओढ़नी का एक पल्लू भिगोकर लाती हूँ और आपका चेहरा साफ करती हूँ। मेरे ख्याल में जो कालक आपने अपने चेहरे पर मल रखी है उसकी अब जरूरत नहीं है। शहाबुद्दीन मुस्कुरा दिया, फौरन बोल उठा, दरवाजे का पट जितना तुमने खोला है उतना ही खुला रहने दो ताकि हवा और रोशनी आती रहे। जहां से उठी हो वहीं बैठ जाओ। पहले मेरी बात सुनो, ये मेरी खुरजीन संभालो, इसमें खाना बदोश लड़कियों का लिबास है, पहन लो। उसके बाद शहाबुद्दीन खुद बाहर निकल गया था। थोड़ी देर बाद जब पार्वती ने उसे अंदर आने को आवाज दी तो शहाबुद्दीन कमरे में दाखिल होकर बैठ गया। पार्वती शहाबुद्दीन के पहलू में दोबारा जा बैठी, फिर गौर से उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, कहें आप क्या कहते हैं? आपने मुझे ओढ़नी का पल्लू भिगोकर लाने से क्यों रोका? पार्वती, अपने चेहरे पर मैंने जो कालक मल रखी है अभी उसकी जरूरत है, इसलिए कि हम दोनों ने अभी खाना बदोशों के साथ शहर से निकलना है। तुम लड़की हो, शर्माने के अंदाज में अपना चेहरा छुपाते हुए शहर पनाह के दरवाजे से निकल जाओगी, लेकिन मैं मर्द हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस बिना पर मैंने अपने चेहरे पर कालक मली हुई है। शहर से बाहर निकलते वक्त भी ये मेरे काम आ सकती है और शहर से बाहर निकलने के बाद जहां हम दोनों लिबास तब्दील करेंगे वहीं मैं अपने चेहरे की कालक भी धो डालूंगा। मेरे पास जो सामान की गठड़ी है उसमें छोटा सा एक अंगोछा है, यहां से निकलते वक्त उसे भिगो लेंगे और रास्ते ही में मैं अपना चेहरा साफ कर लूंगा। आपने खाना भी नहीं खाया होगा, आपको भूख भी लगी होगी। बड़ी मोहब्बत और तवज्जो से शहाबुद्दीन की तरफ देखते हुए पार्वती ने पूछ लिया था, पार्वती, मैं सराय से खाना खाने के बाद जोधपुर शहर में दाखिल हुआ हूँ। हाँ, यहाँ से निकलने के बाद हमें अपने खाने का एहतमाम करना होगा। इसके लिए हम दोनों के सामने 2 सूरतें होंगी। पहली ये कि सराय में दाखिल होकर कुछ देर रुककर खाना खा लें और फिर कूच कर जाएं, या खाना वहां से ले लें और रास्ते में किसी महफूज जगह खाना खाकर अपना सफर शुरू कर दें। बल्कि मैं समझता हूं कि हमें सराय से अपने लिए मजीद ज्यादा राह का एहतमाम करना होगा। शहाबुद्दीन ने सोचते हुए कहा था, शहाबुद्दीन, हम दोनों सराय से खाना हासिल नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में मैं यहाँ से निकलकर पंडित चोनी लाल के पास जाती हूँ और उसे पैगाम देती हूँ कि वो किसी को राजमहल में भिजवाए और वहां से हम दोनों के लिए शाम के खाने के अलावा ज्यादा राह का भी एहतमाम कर दे। इसलिए कि यहाँ तक कहते कहते पार्वती को रुक जाना पड़ा था, इसलिए कि उसी लम्हे खोली के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी थी। दस्तक सुनकर दोनों फिक्रमंदी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। यहाँ तक कि बाहर से आवाज सुनाई दी, बच्चों, मैं चोनी लाल हूं। यह आवाज सुनकर दोनों अपनी जगह पर उठ खड़े हुए। फिर चोनी लाल खोली के पट खोलकर अंदर दाखिल हुआ। दोनों की तरफ देखते हुए कहने लगा, बैठ जाओ, तुम्हें खड़ा होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम दोनों से यह कहने आया हूं कि थोड़ी देर तक मैं तुम दोनों के लिए खाने का एहतमाम करता हूं और साथ ही तुम दोनों के लिए ज्यादा राह का भी बंदोबस्त हो जाएगा।
पंडित चोनीलाल के ये अल्फाज सुनकर जहां शहाबुद्दीन खुश था, वहां पार्वती की भी खुशी की कोई इंतहा न थी, फूल की तरह खिल गई थी। फिर पंडित की तरफ देखते हुए कहने लगी, पंडित जी, आपने गोया हम दोनों के दिल की बात जान ली है। आपकी आमद से पहले हम दोनों इसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि हमें शाम का खाना कहाँ खाना चाहिए और ज़ादे राह का क्या बंदोबस्त करना चाहिए। जवाब में चोनीलाल मुस्कुराया और मुड़ते हुए बोला, तुम बैठ जाओ, सपहर हो चुकी है, मैं तुम्हारे खाने का एहतमाम करता हूँ। ज़ादे राह का भी सारा इंतजाम हो जाएगा, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। उसके साथ ही चोनीलाल वहां से निकल गया था। दोनों ने खाना उसी खोली में खाया। ज़ादे राह भी चोनीलाल ने मुहैया कर दिया था। फिर जब उन्होंने अंदाजा लगाया कि खाना बदोशों के शहर से निकलने का वक्त हो गया है, तो वो दोनों भी मंदिर की उस खोली से निकल आए। दोनों ने अपनी अपनी गठड़ियां उठा रखी थी। पार्वती को लेकर शहाबुद्दीन उसी दरवाजे पर आया जिस दरवाजे से वो शहर में दाखिल हुआ था। एक जगह थोड़ी देर रुककर उन्होंने इंतजार किया। फिर उन्होंने देखा कि खाना बदोशों का एक टोला जो मर्दों और औरतों पर मुश्तमिल था, उसी दरवाजे की तरफ आ रहा था। उसके बाद छोटी छोटी कई टोलियां आ रही थी। पहली टोली जो आई तो वो दोनों उसमें शामिल हो गए और बगैर किसी शक्को शुबा के वो शहर से निकल आए थे। कुछ देर तक वो बीकानेरी खाना बदोशों के अंदर ही चलते रहे। जब कुछ आगे जाकर वो खाना बदोश मुख्तलिफ टोलियों में बाएं जानिब मुड़ने लगे, तब शहाबुद्दीन और पार्वती आगे बढ़े। सूरज दूर मगरिब में अब गरूब हो रहा था। फिजाओं के अंदर अंधेरे रोशनी को निगलते हुए चारों तरफ अपनी रिदा फैलाने की कोशिश करने लगे थे। थोड़ा सा आगे जाकर शहाबुद्दीन एक जगह रुक गया। दाएं जानिब झाड़ियों और सरकंडों का एक झुंड था। उसकी तरफ देखते हुए पार्वती को मुखातिब करके कहने लगा, पार्वती, हम दोनों को बीकानेरी खाना बदोशों के लिबास में सराय में दाखिल नहीं होना चाहिए। सराय के लोग वैसे भी मुझे पहचानते हैं, इसलिए कि मैं गुज़िश्ता दिन से वहां कायम किए हुए हूं। मैं चाहता हूं कि ये झाड़ियों और सरकंडों का जो झुंड है उसकी तरफ जाएं, वहां अपना लिबास तब्दील करके फिर सराय का रुख करें। साथ ही शहाबुद्दीन अंगोछे से चेहरा भी साफ करने लगा था। शहाबुद्दीन के उन अल्फाज के जवाब में हाथ आगे बढ़ाकर बड़े प्यारे अंदाज में पार्वती ने उसका हाथ थाम लिया। फिर कहने लगी, अगर ये बात है तो फिर यहां खड़े होकर सोचने की क्या बात है, आए झुंड की तरफ चलते हैं। उसके साथ ही दोनों झाड़ियों और सरकंडों के झुंड की तरफ हो लिए। एक जगह शहाबुद्दीन रुक गया। फिर पार्वती को मुखातिब करके कहने लगा, पार्वती, ये जो सामने वाले 3-4 सरकंडों के पौधे हैं, इनके पीछे जाकर तुम लिबास तब्दील कर लो और मैं यहाँ लिबास तब्दील कर लेता हूँ। पार्वती ने अपनी गठड़ी उठाई और उस झुंड की तरफ चली गई। जब वो लिबास तब्दील करके शहाबुद्दीन के पास आई तो उस वक्त तक शहाबुद्दीन अपना लिबास तब्दील कर चुका था। उसके पास जो अपने कपड़ों और दूसरी अशिया की गठड़ी उठाई हुई थी वो शहाबुद्दीन ने ले ली। कहने लगा, ये मुझे दो, मैं इसे अपनी खुरजीन में डाल लेता हूँ। ज़ादेरा और मेरे कपड़े भी खुरजीन में हैं, इस तरह एक ही गठड़ी हो जाएगी। ये गठड़ी उठाकर तुम सराय में दाखिल होते वक्त अच्छी नहीं लगोगी। खुशी का इजहार करते हुए और मुस्कुराते हुए पार्वती ने उसकी तरफ देखा। चुपचाप गठड़ी उसे थमा दी। उसकी गठड़ी भी शहाबुद्दीन ने अपनी चर्मी खुरजीन में डाल ली। खुरजीन को उसने कंधे से लटकाया। फिर उस शाहराह पर दोनों आए जो सराय की तरफ जाती थी। फिर तेज तेज कदम उठाते हुए वो सराय की तरफ बढ़े थे। जब वो सराय के पास पहुंचे तो उस वक्त तक तारीकी गहरी हो चुकी थी। घरों के अंदर चराग और सराय के अंदर मशलें रोशन हो चुकी थी। दोनों सराय में दाखिल हुए। उस वक्त सराय के सामने गोल सतूनों वाला जो लंबा बरामदा था और जहां जगह जगह मशलें जल रही थी, उन्होंने बरामदे के अलावा सराय के सहन को भी रोशन कर रखा था। वहां कुछ नौजवान खड़े किसी मौजू पर गुफ्तगू करते हुए कह कहे लगा रहे थे। शहाबुद्दीन जब पार्वती के साथ सराय में दाखिल हुआ तो वो सब उन दोनों को बड़े गौर से देखने लगे थे। उस मौके पर एक अपने साथियों को मुखातिब करके कहने लगा, ये जो नौजवान सराय में दाखिल हुआ है, ये गुज़िश्ता दिन यहाँ आया था। इसने अकेले सराय में कयाम किया हुआ है। ये आज किसी लड़की को पकड़कर कहां से लेकर आया है। इतनी देर तक शहाबुद्दीन और पार्वती दोनों मशलों की तेज रोशनी में से गुजरते हुए आगे बढ़े थे। यहां तक कि उनका एक साथी बोल पड़ा, अरे ये तो कमाल की लड़की है। इसकी एक झलक देखते ही इसकी शख्सियत का एहसास हो जाता है। ये तो तबस्सुम के बेबाक खुमार, सुबह की किरणों की चमक और कोहसारों पर कड़क कर गिरती बर्क जैसी खूबसूरत है। गो इसने अपने चेहरे पर नकाब डाल रखा है, लेकिन जिस वक्त ये मशलों की तेज रोशनी में हमारे पास से गुजरी तो नकाब के अंदर भी मैंने इसके गुलाबी लब और मुस्कुराते हुए आरिज देखे हैं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि ये नौजवान इस लड़की को कहीं से बहका कर लाया है, पर लड़की कमाल की है। पता करना चाहिए कि इस लड़की को कहां से लाया है। ये तो हम सब जानते हैं कि इसने गुज़िश्ता दिन भी सराय में कयाम किया है। यह इतनी खूबसूरत लड़की कहां से पकड़ कर ले आया है। थोड़ा आगे जाकर शहाबुद्दीन रुक गया और पार्वती को मुखातिब करके कहने लगा, पार्वती, सराय के मालिक के साथ मैं अपना हिसाब बेबाक कर चुका हूं। मेरा और तुम्हारा घोड़ा इस वक्त अस्तबल में है। मैं उन पर जीने डाल कर गया था।
अगर तुम पसंद करो तो अभी और इसी वक्त यहां से कूच कर जाएं। उस मौके पर पार्वती ने सुख का एक लंबा सांस लिया, फिर कहने लगी, मैं तो एक पल भी यहां रुकना नहीं चाहती। चलें, अस्तबल में चलें, अपने घोड़े को खोलें और यहां से कूच करने वाली बात करें। पार्वती के उन अल्फाज पर शहाबुद्दीन खुश हो गया था। दोनों अस्तबल में दाखिल हुए। एक तरफ लकड़ी की नांद में जो पानी भरा हुआ था उसमें से शहाबुद्दीन ने अपना मुंह धोया, अंगोछे से अपना चेहरा साफ कर लिया। फिर दोनों अपने घोड़ों की तरफ बढ़े। जो नौजवान उन्हें बड़े गौर से देख रहे थे, उस मौके पर उनमें से एक अपने बाकी साथियों को हैरत से मुखातिब करके कहने लगा, अरे ये तो ऊपर की मंजिल में एक कमरे में कयाम किए हुए हैं, लड़की को अस्तबल में क्यों लेकर गया है? आओ पता करते हैं कि क्या मामला है। इस पर एक और अपने बाकी साथियों को मुखातिब करके कहने लगा, देखो, सबका अस्तबल में जाना मुनासिब नहीं है। हो सकता है इस तरह वो बुरा माने और सराय के अंदर एक हंगामा खड़ा हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो याद रखना, सराय का मालिक और उसके सारे कारिंदे इन दोनों का साथ देंगे और हमारे खिलाफ हो जाएंगे कि हमने सराय के अंदर हलचल बर्पा करके सराय के कारोबार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उन अल्फाज के जवाब में उनमें से जो अपने आप को ज्यादा मनचला, जोरावर और बदमाश समझता था, वो दूसरों को मुखातिब करके कहने लगा, तुम सब यहीं रुको, मैं अकेला अस्तबल की तरफ जाता हूं और देखता हूं कि क्या मामला है, क्या असलियत है। सब ने उसे इत्तेफाक किया, लिहाजा वो तेज तेज कदम उठाता हुआ अस्तबल की तरफ बढ़ा था। अस्तबल में दाखिल होने के बाद शहाबुद्दीन ने पहले अपने घोड़े को दहाना चढ़ाया, कंधे पर लटकती हुई खुरजीन जीन के साथ बांध दी। फिर जब वो उस घोड़े को दहाना चढ़ा रहा था जो उसने पार्वती के लिए हासिल किया था, तो वो ओबाश अस्तबल में दाखिल हुआ, दोनों के करीब आया। उसे देखते ही पार्वती आने वाले की तरफ पुश्त करके खड़ी हो गई थी। खौफ और डर के मारे कांपने भी लगी थी। करीब आकर उसने शहाबुद्दीन को मुखातिब किया, ये लड़की तुम कहां से लेकर आए हो? शहाबुद्दीन घोड़े को दहाना चढ़ाने के बाद फारिग हुआ। उसके बाद उसकी तरफ देखा, फिर खफगी का इजहार करते हुए कहने लगा, क्या तुम लोगों की कोई लड़की गुम हो गई है जो उसको तलाश करते फिरते हो और तुम्हें शक हो गया है कि ये लड़की वो है जिसकी तुम्हें तलाश है? तमीज से बात करो, तुम्हारी ये गुफ्तगू तुम्हें तुम्हारी सलामती, तुम्हारी जान से महरूम कर सकती है। वो ओबाश भूखे भेड़िए की तरह गुर्राया था। शहाबुद्दीन ने गौर से उसकी तरफ देखा, फिर धीमे लहजे में कहने लगा, देखो, मैं खुद एक गिरेबान चाक मुसाफिर हूं, मेरे साथ उलझकर अपने आप को मौत व हयात की कशाकश में ना डालो। तेरे जैसे मुसाफिर की ऐसी तैसी हमसे उलझोगे, हमसे टकराओगे तो याद रखना, मौत के सायों, कज़ा के रोग का शिकार होकर रह जाओगे। वो ओबाश आखिरी शब में गरजते रात की तरह बोला था। शहाबुद्दीन कुछ देर तक बड़े गौर से उसकी तरफ देखता रहा, होंठों पर जबान फेरी। उसके बाद समझाने के अंदाज में कहना शुरू किया, मैं इसी सराय में कयाम किए हुए था, अब कूच करना चाहता हूं, मेरे साथ उलझो नहीं। देखो, मैं खुद अजाबों का मुसाफिर हूं, तुम लोग मुझे और क्या अजियत दोगे? एक बात याद रखना, अगर मेरी राह का कांटा बनने की कोशिश करोगे तो पहले से मैं तुम्हें तनबीह कर देता हूं, अपने मुकद्दर को महरूमी का लिबास और मौत का सकूत पहनाते चले जाओगे। ये तो वक्त बताएगा कि हम मौत का लिबास पहनते हैं या कोई तुम्हें बेमुंदमिल रोग मिलता है। मैंने तो तुमसे यह पूछा है कि लड़की तुम कहां से लाए हो, ये लड़की कौन है? इसके अलावा मैं तुमसे कुछ नहीं जानना चाहता। ये तो मैं पहले से जानता हूं कि तुमने इस सराय में कयाम कर रखा है। इस बार शहाबुद्दीन ने खा जाने वाले अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर पहले की निस्बत खोलती हुई आवाज सुनाई थी, जो सवाल तुमने किया है इसका जवाब मेरे पास यह है कि यह लड़की मेरी बीवी है। अब बोलो मजीद तुम क्या चाहते हो? अगर ये लड़की तुम्हारी बीवी है तो जिस वक्त तुम सराय में कयाम करने के लिए आए थे उस वक्त ये तुम्हारे साथ क्यों ना थी? अगर ये यहीं की रहने वाली है और तुम इसे कहीं से लेने के लिए आए हो तो फिर तुम्हारा इस सराय में कयाम करने का क्या मकसद है? देखो, सच बताओ, मामला क्या है? क्या तुम मेरे मोहतसिब लगे हुए हो? क्या मैं तुम्हारे सामने जवाब हूं और तुम्हें बताता फिरूं कि ये लड़की कौन है? मैंने तुमसे कह दिया है कि ये मेरी बीवी है। अब मेरे साथ इस मौजू पर मजीद गुफ्तगू ना करना। खोलते हुए लहजे में शहाबुद्दीन ने उसे जवाब दिया था, ये तो तुम्हें बताना होगा कि इस लड़की की असलियत क्या है और इसे कहां से लाए हो। वो फिर जिद पर उतर आया था, क्या तुम मेरी जात के कोतवाल लगे हुए हो? पहले से भी ज्यादा गुस्सीले अल्फाज में शहाबुद्दीन ने जवाब दिया था। हाँ, यूं ही समझ लो, वो ओबाश कंधे उचकाते हुए कह उठा था। शहाबुद्दीन की हालत शायद नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी। वो एकदम हरकत में आया, अपना दायां हाथ उसकी पेटी में डाला और एक ही हाथ से उसे ऊपर उठाते हुए फिजा में मुअल्लक कर दिया। फिर उसे अस्तबल की पुख्ता नांद पर बुरी तरह पटक दिया था। नांद से टकराने के बाद वो बुरी तरह कराह उठा था। इस पर शहाबुद्दीन आगे बढ़ा, दो जोरदार ऐसे घूंसे उसे मारे कि वो घूंसे खाने के बाद बेसुध सा हो गया था। करीब ही घोड़ों की कुछ लगामें पड़ी हुई थी। शहाबुद्दीन ने उनमें से दो लगामें उठाई,
एक लगाम से उसके दोनों हाथ पुष्ट पर बांधे, दूसरी से दोनों पांव जकड़ दिए, फिर उसे उठाकर अस्तबल की लंबी नांद में डाल दिया था। जब तक शहाबुद्दीन ये कार्रवाई करता रहा, पार्वती सहमे सहमे से अंदाज में उसकी तरफ देखती रही। वो कांप भी रही थी और देखे भी जा रही थी। शहाबुद्दीन ने जब उसे नांद में फेंक दिया, तब भागते हुए पार्वती उसके पास आई, शहाबुद्दीन के दोनों हाथ थामे, फिर खौफ भरे अंदाज में कहने लगी, अब क्या होगा? इसके और बहुत से साथी भी बाहर खड़े थे, ये तो हमारे दर पे हो जाएंगे। शहाबुद्दीन ने पार्वती का गाल थपथपाया, फिर एक तरफ गया जहां चारे की बोरियां पड़ी हुई थी। उनके अंदर से उसने एक ढाल निकाली, फिर एक छोटी सी पेटी निकाली जिसके साथ तलवार और खंजर था। फिर वो पार्वती की तरफ आया, खंजर और तलवार की पेटी उसकी कमर के साथ बांध दी और ढाल को उसकी पीठ पर लटका दिया। जब तक वो ये काम करता रहा, पार्वती चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही और फिक्रमंदी से उसकी तरफ देखती रही। फिर शहाबुद्दीन ने पार्वती को मुखातिब किया, अब दोनों अपने घोड़ों पर बैठें और यहां से कूच कर जाएं। मैं जानता हूं जिसे मैंने मारकर नांद में डाला है, उसके साथी भी बाहर खड़े हुए हैं। अगर कोई मुझसे उलझने की कोशिश करे तो तुम मेरे पीछे रहने की कोशिश करना, अपनी पीठ टकराने वालों की तरफ रखना ताकि तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचे। इसलिए मैंने तुम्हारी पीठ पर ढाल बांध दी है। मुझे उम्मीद है वो हमसे टकराएंगे नहीं। अब यहां से कूच करें। उसके साथ ही पार्वती जब अपने घोड़े की रिकाब में पांव जमाने लगी, तभी शहाबुद्दीन ने अपने दोनों हाथ उसकी बगलों में डाले और उसे उठाकर घोड़े पर बिठा दिया था। खुद दूसरे घोड़े पर सवार हो गया था। फिर दोनों आगे पीछे अस्तबल से निकले और सराय के सदर दरवाजे की तरफ बढ़े थे। जो ओबाश बरामदे के पास खड़े थे, उनमें से एक फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहने लगा, ये दोनों तो चल दिए हैं, मेरे ख्याल में कूच कर रहे हैं। हमारा साथी जो इनकी तरफ गया था उसका क्या हुआ? आओ पहले अस्तबल में जाते हैं और देखते हैं हमारे साथी का क्या हुआ। एक ने मशवरा दिया था। उस मशवरे के मुताबिक वो सब अस्तबल की तरफ भागे थे। अस्तबल की तरफ जाते हुए शहाबुद्दीन ने भी उन्हें देख लिया था, लिहाजा सराय से बाहर निकलकर उसने पार्वती को मुखातिब करके कहा, पार्वती अपने घोड़े को एड़ लगाओ और इसे मेरे साथ साथ सरपट दौड़ाओ। पार्वती ने उस पर अमल किया। फिर दोनों अपने घोड़ों को सरपट दौड़ाने लगे थे।